Hello friends, welcome to MD classes. Hope you all are doing well. So in the last lecture we studied nature and characteristics of principle of management and आज हम लोग study करेंगे significance of principle of management. तो significance of principle of management है, इसके ऊपर भी आप लोगों को आंसर एग्जाम में देखने मिलेगा. तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है. द प्रिंसिपल एनेबल मैनेजर्स टू डिसाइड what should be done to accomplish given task and to handle situation which may arise in management. This principle make managers more efficient. The principle guides manager in decision making and action. अब इसमें क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन में कि जो मैनेजर होता है उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज अ गाइडलाइन, एज अ हेल्पिंग हैंड मदद करता है. क्यों, किस में मदद करता है? डिसीजन लेने में. अगर उसको कोई भी एक्शन लेना है कोई चीज़ के ऊपर या कोई भी डिसीजन लेना है और उसके अगर वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो वो उसको हेल्प करता है. The application of principle of management helps in increasing the efficiency and productivity of the organization. अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो किस लिए हेल्प करता है? जो एफिशिएंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की, कि काम कैसे करना है, कितना फास्ट करना है, जो मैं काम कर रही हूँ उससे मुझे प्रोडक्टिविटी मिल रही है कि नहीं, जो मैंने गोल सेट किया है वो मैं अचीव कर पा रही हूँ कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें मुझे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में देखने मिलेंगी. अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के? फर्स्ट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर. प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर का मतलब क्या होता है कि वो मैनेजर को दिशा दिखाता है कि उसको चीज़ें कैसे करनी है और अगर सिचुएशन कैसी भी आए तो उसको सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल्स. अब ये कैसे डेवलप किया जाता है, किसके द्वारा? जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो ये चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाते हैं. द प्रिंसिपल मेक द मैनेजर अवेयर अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन वेरियस सिचुएशन सो दैट ही डज नॉट रिपीट द मिस्टेक ऑफ द प्रीवियस मैनेजर्स. अब इससे क्या होगा, अगर मैं फॉलो करती हूँ, रिसर्च करूँगी कि जो पहले मैनेजर था वो कहाँ मिस्टेक कर रहा था, तो मुझे वो सारी मिस्टेक अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करनी है. अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी लॉस हो रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ लॉस, किस वजह से मुझे लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो वो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी. In this way, timely guidance reduces the wastage of resources and the objective can be achieved in a less expensive manner. For example, according to one principle of management, that is division of work, a job is divided into small units. Every unit or part is assigned to different individuals. Each individual does the same work repeatedly that has been assigned. अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं, मैंने अलग अलग वर्कर्स को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको काम अलॉट किया है कि हाँ आप प्रोडक्शन का काम देखोगे, एक्स प्रोडक्शन का देखेगा, वाई सेल्स का देखेगा, तो उनको जो काम मैं दूंगी वही काम वो लोग करेंगे. तो ये सारे पे नज़र रखने का काम होता है मैनेजर का कि जो मैंने काम दिया है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ लेबर्स हैं वो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं. होप ये पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को. अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अब इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है मैं उसका ऑप्टिमम यूज़ करूं. ये नहीं कि अगर मैं सोच रही हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं काम करने आती हूँ, ये सोच रही हूँ कि ये मेरा घर थोड़ी ना या मेरा बिजनेस थोड़ी ना, जो मेरा मन जो करेगा मैं वो करूँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है. एज अ एम्प्लॉय मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है मैं उसका ऑप्टिमम यूज़ करूँ, मतलब विदाउट वेस्टेज मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की अपने ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करूँ. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल
मतलब मटेरियल, मशीन और मनी। फिजिकल में आ जाता है मटेरियल, मशीन एंड मनी, और ह्यूमन में आता है मैन पावर। रिसोर्सेज आर यूज। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग बट टू पुट देम टू ऑप्टिमम यूज और अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, and it is possible only when a manager take use of a principle of management. Principle of management helps in establishing cordial relationship between management and employees, which increases the efficiency level of employees and also affect the effective administration. अगर मैनेजमेंट, जो मेरा मैनेजर है, अगर वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेगा तो ये जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। अगर मैनेजमेंट मेरा मैनेजर है वो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेगा, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करेगा, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं अचीव कर पाएगा। इसलिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो, इसलिए मुझे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। जो भी डिसीजन होगा वो सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन लिया जाएगा कि जो एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिट हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिटेड हो। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लूँगी जिससे मेरे एम्प्लॉय को बुरा लगे या उसको उससे कोई फ़ायदा ना हो। तो मुझे जो भी डिसीजन लेना है सिस्टमैटिकली और बैलेंस्ड वे में लेना है। अ साइंटिफिक डिसीजन मीन्स अ बैलेंस्ड डिसीजन. The principle of management provide the necessary training to the managers so that they can take scientific balanced decision. In the absence of this principle, the manager have to adopt the method of trial and error. With the use of the management principle, one can get an idea about how to analyze the situation to search alternative options and their results. अभी अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं करनी है तो उसको पहले मैं ट्राई करूँगी, अगर गलती होगा तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। ऐसे डायरेक्टली मैं कोई भी चीज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती हूँ। कोई भी अगर मैं मशीन भी लेने जाती हूँ तो वो पहले हमें ट्रायल दिखाते हैं कि हाँ ट्रायल देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो मशीन परचेज करो। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पहले उसको ट्राई किया जाता है और अगर उसमें कोई एरर होगा तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और उसके लिए कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन है, अगर वो ऑप्शन सही नहीं है जो मैंने डिसाइड किया है तो उसके अलावा कौन सा ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, वो अल्टरनेट ऑप्शन भी मुझे लेने के लिए हेल्प करता है। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है समाज के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, जो मेरा समाज है उसके हिसाब से मुझे अपना बिजनेस करना है। The principle of management increases the efficiency of the manager and enable them to fulfill their social responsibility. More efficient managers can make good quality product at reasonable price available all the time. For example, principle of fair remuneration advocates appropriate remuneration to the employee and helps in fulfilling responsibility toward them. अगर मेरे एम्प्लॉय को मैं फेयर रेमुनरेशन दे रही हूँ, रेमुनरेशन का मतलब होता है जो उसकी पेमेंट है, जो उसके हिसाब से मैं उसको अगर पेमेंट कर रही हूँ, तो अगर वो 8 घंटा काम कर रहा है और मैं उसको बस 5,000 रुपये दूंगी तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो 8 घंटा काम कर रहा है और आप उसे 5,000 रुपये दे रहे हैं तो वो नहीं आएगा। वो बोलेगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको इतना प्रॉफिट लेकर दे रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में और आप मुझे 5,000 पे कर रहे हो, तो वो काम नहीं करेगा। तो मुझे रेमुनरेशन जो देना है वो भी फेयर देना है। वो आएगा 8 घंटे में काम करने से ज़्यादा वो अपना क्या करेगा, आलस दिखाएगा, वो 10 यहाँ वहाँ जाकर टाइम पास करेगा। 8 घंटा उसको काम करना, उसको पता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब उसको 5,000 मिलेगा तो वो काम भी तो वैसे ही देगा ना हमें। तो इसलिए हमें फेयर रेमुनरेशन देना है ताकि जो एम्प्लॉय है वो खुश रहे और मुझे आउटपुट जो है मेरा प्रोडक्शन है वो मुझे प्रॉपर मिलता रहे। तो मुझे सोसाइटी के हिसाब से वो रेमुनरेशन का भी डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जो फेयर रहेगा वो मैं एम्प्लॉय के लिए करूँगी, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो मेरे सोसाइटी से रिलेट करते हैं ना, सोसाइटी है इसलिए वो सोसाइटी से ही आते हैं।
आसमान से तो आते नहीं है, तो सोसाइटी से जो भी लोग आएंगे उनके हिसाब से मुझे काम करना है। ये नहीं कि बस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी मुझे देखना है, जो मेरा बिजनेस है उसके बाहर भी देखना है कि मेरे प्रोडक्ट से लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा है, उनके अगेंस्ट तो मैं नहीं खड़ी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पता चलेंगी। होप आप लोगों को ये 4 पॉइंट जो अभी हमने किया, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 4 पॉइंट क्लियर होंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को नोट्स या वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है टेलीग्राम का, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ से नोट्स, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं 5th पॉइंट से। 5th पॉइंट क्या है? एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, उसमें नई चीज़ें आ रही हैं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? कोई मुझे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके तो बताएगा नहीं। उसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी कि हाँ, मार्केट में क्या नई मशीन्स आई हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं जो मुझे एडॉप्ट करनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नया चीज़ लाकर ऑटोमेशन, अभी आज के डेट में ऑटोमेशन है, जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऑटोमेटिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन मेड, मतलब लोग, लेबर कम लगते हैं और मशीन काम ज़्यादा करती हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चलेंगी? अगर मैं रिसर्च करूँगी तो। और जब मैंने रिसर्च किया, मुझे पता चला कि हाँ, ये न्यू मशीन आई है, तो उसको मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाऊंगी, तो वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। The principles of management are dynamic. Their nature goes on changing along with the changes in the business world. Over the years, they have developed suit the current needs. Therefore, this principle gives encouragement to research and development in the organization. For example, research and development department always work on finding new techniques in the field of production, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा। अब ये क्या बोल रहा है? ये सारी फील्ड में हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो फाइनेंस हो, ह्यूमन हो या मार्केटिंग हो। हर जगह हमें रिसर्च करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि क्या चीज़ें नई आई है और वो चीज़ों का मैं डेवलप कैसे करूँगी। ये सारी चीज़ें मुझे तभी पता चलेगी जब मैं रिसर्च करूँगी। तो ये सारी चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करूँगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो डायनामिक होता है, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आज चीज़ें अलग हैं, कल अलग होंगी। अभी कोविड सिचुएशन आया, इससे पहले तो कोविड सिचुएशन नहीं था ना। तो उसके लिए अब हमने रिसर्च किया कि हाँ, मुझे कैसे टाइप का बिजनेस करना चाहिए कि फ्यूचर में मुझे लॉस नहीं हो। अभी मोस्ट ऑफ द थिंग्स देखोगे आप लोग, ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। ऑनलाइन इतनी सारी शॉपिंग साइट्स आ गई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई। तो लोगों ने क्या किया? रिसर्च किया कि लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं। बाहर जाने से ज़्यादा लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीदना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए अब ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा बिकने लगी, लोग ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा अवेयर होने लगे। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती हैं। 6th है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर मैं फॉलो करती हूँ तो ये मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेट करने में और कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। एज अ मैनेजर अगर मुझे सारी चीज़ें पता हैं कि कैसे एम्प्लॉय के लिए क्या चीज़ें मुझे करनी है, एज अ मैनेजर मेरा क्या ड्यूटी है, तो मैं कंट्रोल कर पाऊँगी। अगर मुझे एज अ मैनेजर अपनी ड्यूटी ही नहीं पता है तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। The principle of management gives the guidelines for better coordination and control. While practicing management, the managers can make use of these principles to coordinate the activities of different departments. Manager can exercise better control over the organization. Thus, the given targets can be achieved easily. अगर चीज़ें coordination के थ्रू और control के थ्रू प्रॉपर हो रही है तो जो हमारा गोल है वो हम
टाइम पे अचीव कर पाएंगे। उसके लिए मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी अगर चीज़ें सिस्टमैटिक होती है। अब फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हमारा गोल क्या है कि हमें 12th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज स्कोर करना है। पास तो कोई भी हो जाता है, अच्छा परसेंट स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको उतना अपना टाइम देना पड़ता है, उतना डेडिकेशन से आपको स्टडीज़ करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ अगर मैं मैनेज करूँगी, सारी चीज़ें फॉलो करूँगी, तो ही मैं अपना जो गोल है वो अचीव कर पाऊँगी। अगर मैं सारी चीज़ें करूँगी ही नहीं, मैं दिन भर पढ़ती नहीं हूँ और मैं बोलूँ मुझे 90% चाहिए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरी चीज़ है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने इमोशंस को भी मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी फ़ोन है, फ़ोन मैसेज आया, चल यार मैं देख लेता हूँ 1 मिनट मैसेज किसका आया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हमारा खुद पे ही कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए खुद पे कंट्रोल लाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एज अ मैनेजर मुझे खुद के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन पे भी कंट्रोल रखना है, तो ही मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगी। आई होप 6 पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th पॉइंट है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। The principle of management helps the manager to develop an objective approach. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डेवलप करने के लिए मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करूँगी तब। Thus, the manager can identify the problem in correct manner and can provide solution in an objective manner. जो मैनेजर है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा सही तरीके से और जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा ऑब्जेक्टिव तरीके से। मतलब कोई चीज़ फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग को प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट में लिखोगे, वो कमेंट को मैं पढ़ूंगी, फिर वो कमेंट पे जब मैं आप लोगों को बताऊंगी चीज़ें तो वो ऑब्जेक्टिव मैनर हो गई कि हाँ आपने कमेंट किया और मैंने उसका क्या किया, रिप्लाई किया, आपका जो भी प्रॉब्लम था उसको मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया। दिस अप्रोचेस बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द मैनेजर। इसके कारण क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा मैनेजर के माइंड में। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग को कोई डाउट आ रहा है तो मैं समझूंगी कि हाँ कहीं ना कहीं मैं समझाने में गलती कर रही हूँ, कहीं ना कहीं इनको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। अगर कोई डाउट नहीं आएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ चलो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी जब मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का प्रॉपर यूज़ करूँगी। क्या प्रिंसिपल्स है उसको मुझे सारे, कल हमने प्रिंसिपल्स की कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, वो सारे चीज़ों को मुझे फॉलो करके अपना बिजनेस चलाना है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो भी हमने किया। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, encourages research and development, helps to coordinate and control, and last develop objective approach। अब ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ से समझने हैं और नोटबुक में खुद के ओन लैंग्वेज में आप लोगों को सारे पॉइंट्स लर्न करके लिखने हैं। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।